इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाली जो सीटेट एग्ज़ाम है, उसमें सीटेट पेपर 1 मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ चल रही है। तो उसमें से 17 जनवरी 2023 का हम पेपर 1 देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। पहले 15 जो है वो मैथ्स के होंगे, मैथ्स सब्जेक्ट के, और बाद के जो 15 होंगे वो मैथ्स पेडागोजी के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, without repeating the digits 0, 3 and 5, how many different 3 digit number can be formed using this 3 digit? अब देखो 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे कहा गया है, तो पहले 0 नंबर नहीं आएगा। कुछ 4 नंबर इस तरह से बनेंगे। पहले 305, फिर 350, फिर 503 और 530। 0 हम आगे नहीं रख सकते वरना वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो टोटल कितने होंगे? 4 बनेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो उसके हिसाब से भी कर सकते थे कि पहला जो नंबर होगा वहाँ पे 0 3 नंबर होंगे, वहाँ पे 0 नहीं आएगा तो वहाँ पे 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी आएगी, और उसी तरह से सेकंड में भी 2 फैक्टोरियल आएगी क्योंकि एक नंबर वहाँ पे चला जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी 4 कर सकते थे। सेकंड, इन द नंबर ऑफ 10467 विच डिजिट एट द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू? तो प्लेस वैल्यू कहा है, डिजिट की वैल्यू नहीं कहा है। तो प्लेस वैल्यू जो सबसे लेफ्ट में आगे होगा उसी की होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, 20 लीटर ऑफ मिल्क डिवाइडेड इक्वली अमंग द ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल। इफ ईच स्टूडेंट गॉट 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल वाज। तो कितना है यहाँ पे? 20 लीटर है, तो उसमें सबको कितना मिला? 1/4 लीटर मिला। तो वही अगर ऊपर चला जाएगा 4, तो 20 इंटू 4 कितने बच्चे होंगे? 80 स्टूडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 50? तो देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2। यानी कंटिन्यूसली जो प्राइम नंबर आते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है प्राइम नंबर। तो ऐसे कितने पेयर हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 3 to 5, 5 to 7, 11 to 13, 17 to 19, 29 to 31 एंड 41 to 43। ये सारे ही प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है जो 2 से डिफर करते हैं। 5 माइनस 3 2 होगा, 7 माइनस 5 2 होगा, सब में। तो कितने पेयर आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6 पेयर होंगे। वो आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है और 5/2 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 4 2 8। अब यहाँ पे मैं इनको इक्वल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3/4 है, उसको मैं नीचे 2 ला देता हूँ 8 लाने के लिए, क्योंकि 15/8 है ना, तो 6/8 हो जाएगा। उसी तरह से 5/2 को भी नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो 20/8 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 8 है इसलिए दोनों को लाने के लिए, और बीच में हमारा नंबर जो प्रोडक्ट आया 15/8 है। अब यहाँ पे कहा है कि जो प्रोडक्ट था वो ग्रेटर देन था बोथ प्रॉपर और इम्प्रॉपर से। नहीं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन थे तो बड़ा था, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा था, इसलिए पहला ऑप्शन गया। सेकंड, लेस देन बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन से तो बड़ा था, ग्रेटर देन था, ये भी नहीं आएगा। तो ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ ये ग्रेटर देन है प्रॉपर फ्रैक्शन से, एंड लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हाँ वो भी सही है। 6/8, 15/8 एंड 20/8। तो ये ऑप्शन सही है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का? तो 999 होगा 4 टाइम, एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो 1000 होगा। ओके, इनका हम एडिशन करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी तो रिपीट ही होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 10,999। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट में से हम इन्फिनिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि इतने ड्रॉ कर सकते हो। अब चाहो तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा इन्फिनिटली मैनी। 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन सिंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब? तो अगर क्यूब का फेस आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पे ये किस तरह से दिखेगा? स्क्वायर जैसा दिखेगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, 2/2 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 + 2 8/3, और राइट एंगल का है तो 90। 3 30 हो जाएगा, 8 3 आंसर आएगा 240। यहाँ तो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10,
अ स्कूटर ट्रैवल 67 किलोमीटर 8 एचएम यानी कि 8 हेक्टोमीटर 4 डीएम यानी कि डिकामीटर इन 1 मंथ. देन आफ्टर दैट 48 kilometer 8 decameter and 7 meter in the second month. Okay, how much more distance it travel in the first month देन सेकंड मंथ. तो फर्स्ट मंथ में ज़्यादा ट्रैवल किया इसलिए सेकंड मंथ में उसमें माइनस करना पड़ेगा. तो देखना है यहाँ पे कि 67 किलोमीटर फिर एच एम है फिर डी एम है, पर उसमें एच एम नहीं दिया हुआ है सेकंड मंथ में, तो हम इस तरह से डायरेक्ट ही माइनस कर सकते हैं. इसका एक दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको. तो देखो यहाँ पे मीटर नहीं था तो मैंने 0 मीटर लिख दिया फर्स्ट मंथ में. सेकंड मंथ में यहाँ पे 0 मीटर एच एम नहीं था तो 0 लिख दिया मैंने. उस तरह चलो यहाँ पे सिंपल सा 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ पे 13 में से 18 जाएंगे तो 5, देन आफ्टर 7 एंड 67 में से 17 में से 8 जाएंगे तो 9. तो 19 7 एच एम 5 डी एम 3 मीटर आंसर होगा. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. अब अदरवाइज एक और तरीका है जिससे कर सकते हो, आप कन्वर्जन से कर सकते हो. वो तरीका लेंदी है पर अगर किसी को ये ना समझ में आए एच एम डी एम से कन्फ्यूजन हो जाए तो कैसे कर सकते हो, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, 1 DAM इज इक्वल टू 10 मीटर होता है. ठीक है, तो देखो पहला वाला ऑप्शन देखो 67 किलोमीटर 8 HM 4 DM को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे. 67,800 HM एंड 440 हो जाएगा क्योंकि 1 DM इज 10 मीटर. इन सब का एडिशन करोगे तो कितना आएगा 67,840. उसी तरह से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 48,000 होगा दूसरे के लिए, फिर HM नहीं दिया हुआ है 0, फिर 80 और फिर 7, उनका एडिशन कितना आएगा 48087. इन दोनों का हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 19753 जो यहीं पे आएगा. ठीक है, तो आप इस तरह से कन्वर्जन से भी आंसर कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा जिसको आपको कंफर्टेबल हो उसमें. क्वेश्चन नंबर 11. In a school, the student started studying at 10:10 a.m. Recess was at 12:55 p.m. What was the study time up to recess? तो 10:10 से 11:10 गया होगा, फिर 11:10 से 12:10 हुआ होगा, तो ये 2 आवर तो हो गए. ओके, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से आंसर होगा, फोर्थ निकाल दो. अब 2 आवर हो गए 12 से 10, अब 12:55 तक है, तो 12:55 में से यहाँ पे 10 मिनट चला गया तो कितना बचेगा 45 मिनट. So our answer is 2 hour 45 minutes. Question number 12. Four identical square are joined together form a rectangle whose area is 256 square units. What is the perimeter of each square? अब देखो 4 आइडेंटिकल स्क्वायर है तो कुछ इस तरह से ज्वाइन होंगे जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. अब आइडेंटिकल स्क्वायर है तो सबकी साइड सेम होगी x x x और x. उसी तरह से ये भी x होगी और ये भी x होगी. तो अब हमें क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 256. इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी 2x. L इंटू बी क्या दिया हुआ है 256. वाई बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू. अब यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा. 4 6 ज़ा 24 और 4 4 ज़ा एक्स स्क्वायर इजल टू कितना आएगा 64. देन x की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी. हम यहाँ पे माइनस कंसिडर नहीं करता इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेंथ मेजर की बात चल रही है. x इज इक्वल टू 8 है. तो अब क्या कहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर. तो पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड. तो साइड कितनी आई 8, 4 8 ज़ा कितना होगा 32 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. What will be the next statement in the following pattern? तो देखो 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6, तो 6 प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे +4 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. फिर 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 4 करेंगे तो 10 और 4 प्लस क्या करेंगे 5. तो 10 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15. 10 + 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25. और यहाँ पे वैसे भी स्क्वायर बन रहा है देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर ही आता है. आंसर इज 25. क्वेश्चन नंबर 40. इन द टेलीमैक्स रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट 9 ऑब्जर्वेशन. तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो तो ये गलत है. 5 को कैसे डिसाइड किया जाता है 1 2 3 4 और फिर लग जाती है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर यहाँ से इस तरह से लाइन की जाती है. यहाँ पे ये सही है पर आगे देखते हैं 9 1 2 3 और 4. तो ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ओके, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन नंबर 15. द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू व्हाट. तो देखो 10 इवन नेचुरल नंबर को हम लाइन में लिख लेते हैं सबसे पहले इस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20.
अब मीन कैसे होता है? तो मीन सबका एडिशन और टोटल नंबर जितने होते हैं उनका डिवाइड। तो देखो 2 और 4 6, 12, 12 और 20, 30, 30 और 12 42, 42 और 14 कितने होंगे यहाँ पे? 56, 56 और 16 कितना होगा? 72, 72 और 18 90, और 90 और 20 कितने हो जाएंगे? 110। कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 11 इज द राइट आंसर। अब एक और तरीका है शॉर्टकट ट्रिक इसमें। कैसे? कि फर्स्ट नंबर, ऐसे जब भी सीक्वेंस में नंबर आता है तो फर्स्ट नंबर ले लो 2 और लास्ट नंबर ले लो 20, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाय 2, विच इज आंसर इज इक्वल टू 11। अब इस तरह से भी इसको कर सकते थे। चलिए, अब यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट होती है, पर उस पेडागोजी को करवाने से पहले, क्वेश्चन करवाने से पहले आपको वैन हिल्स की थियरी थोड़ी समझा देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी हर एक पेपर में आई है। ठीक है, और सारे मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो 0 1 2 लेवल में से आते हैं। तो एक बार देख ही लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनके टोटल 5 लेवल है, 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला लेवल जो दिया था उन्होंने, पियरे वैन हिले ने और डायना वैन हिले, पर यहाँ पे हम वैन हिले की थियरी के नाम से जानते हैं, जियोमेट्रिकल थिंकिंग। तो उनका 0 जो लेवल है विजुअलाइजेशन है, रिकॉग्निशन, कि सिर्फ बच्चा सिर्फ शेप को पहचानता है, उसको उसकी प्रॉपर्टी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख, स्टूडेंट कैन डू रिकॉग्नाइज शेप बाय अपीयरेंस, और वो क्या नहीं ढूंढ सकते यहाँ पे? वो प्रॉपर्टीज ढूंढ नहीं सकते यहाँ पे, समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे उनको स्क्वायर दिखेगा तो उसके जैसा जो भी दिखे वो स्क्वायर ही समझेंगे। तो लुक्स है, इसको याद रखो। फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल आएगा एनालिसिस डिस्क्रिप्शन, कि अब वो शेप के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी समझने लगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर होगा तो उसकी 4 साइड होंगी और 4 एंगल होंगे, वो समझ में आएगा। पर अभी भी वो क्या नहीं समझ रहे? रिलेशनशिप नहीं समझ रहे। क्यों? कौन सी रिलेशनशिप? कि स्क्वायर और रेक्टेंगल को वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। तो वो प्रॉपर्टी समझ रहे, पर पर्टिकुलरली एक ही फिगर की। उसके बाद सेकंड लेवल आएगा एब्स्ट्रैक्शन, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है। तो वो अलग अलग फिगर को अब कंपेयर करने लगेंगे, रिलेशनशिप एंड क्लासीफाई फिगर, कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो वो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे, पर अभी भी फॉर्मल चीज़ें वो नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद आएगा थर्ड डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, जो फॉर्मल चीज़ें अब कर पाएंगे, कि भाई अब वो थियरी, एग्जाम्स, थ्योरम प्रूव करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे वो प्रूव करेंगे। और वो जो कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, जियोमेट्रिकल सिस्टम कंपेयर नहीं कर सकते, जो आगे आएगा फोर्थ में। तो रिगोर, वो दूसरी जियोमेट्रिकल सिस्टम में जैसे कंपेयर यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री को वो कंपेयर करना सीखेंगे, जिसे एडवांस जियोमेट्री कहते हैं। पर जितने भी पेपर देखे मैंने, उसमें थर्ड और फोर्थ से क्वेश्चन काफ़ी कम आए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 0 1 2 लेवल में से आए। उसे अच्छे से याद रखना, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरमन, अ क्लास 5th स्टूडेंट, कैन डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड प्रॉब्लम। देखो, अब उसे फिगर समझ में आ रही है पर वो रिलेशन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, उसको रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रही, उसको प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, पर तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर एनालिसिस में होगा। तो यहाँ पे पूछा था, हरमन इज एट विच लेवल ऑफ थिंकिंग एज पर वैन हिलेस थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो होगा एनालिसिस। हर एक पेपर में इसके ऊपर से क्वेश्चन है, तो इसको एक बार थियरी को अच्छे से कर लो। चलिए सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली यूटिलाइज टू एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ। ओके, मैथमेटिकल ट्रूथ हम किस तरह से लिखते हैं? हम लॉजिकल स्टेप्स लिखते हैं, और एंड में हम यहाँ पे उसको आंसर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सही होगा। एंड पोस्टुलेट्स, वो भी सही होगा। अब एक एक का मैं मीनिंग बताता हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? हमें पता है कि हम फैक्ट्स और डेफिनेशन उन सबको यूज़ करके वन बाय वन स्टेप में लिखते हैं और थ्योरम प्रूव करते हैं। ये मैंने ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए लिखा है, पर मैं शॉर्ट में समझा दूँगा। फिर पोस्टुलेट्स के तहत है, तो पोस्टुलेट्स आर स्टेटमेंट जिसे हम बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में, तो उसे पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो हमें लॉजिकल रीजनिंग पोस्टुलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंट की मोस्टली यूटिलाइज नहीं होता, उसका रीज़न है सी और डी आंसर होगा। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कवरिंग पैटर्न के लिए यूज़ किया जाता है, बट हर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकल प्रूफ करे। ठीक है, जो मैथमेटिकल ट्रूथ होता है वो प्रूव करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन में भी कुछ इस तरह से होगा कि कुछ केसेस में वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है, कुछ में नहीं होता, पर मैथ्स में सभी पॉसिबल केसेस में वो सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन मोस्टली यूटिलाइज नहीं किए जाते। आंसर होगा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग एस्थेटिक वैल्यू बाय लर्निंग इन मैथमेटिक्स। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है? इसी में आंसर है यहाँ पे, कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। मोर प्रॉब्लम नहीं होंगे यहाँ पे। सेकंड, एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस आर्ट। एस्थेटिक का मतलब ही ब्यूटी होता है। वेरियस आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड रंगोलीज, वो सही है।
एंड सी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट मैथमेटिकल सिचुएशन इन देयर सराउंडिंग, अपने आसपास देख सकते हैं। तो यही आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एस्थेटिक वैल्यू किस तरह से समझी जा सकती है। एक ये एग्जांपल है, एक ये है यहाँ पे, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस का है ये, फिर इन्फिनिटी का है। तो इस तरह के एस्थेटिक वैल्यू मैथ्स में सीखी जाती है, ठीक है, उसको समझ में आता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिविजुअल आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस और स्कोर अगेंस्ट इन देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस और स्कोरिंग। तो देखो ये डेफिनेशन ही है यहाँ पे कि अगर मेरे मान लो 75% अभी आ रहे, तो पहले मेरे 72 थे या 85 थे, फिर बाद में अभी मेरे 75 आए। ठीक है, तो अपने ही स्कोर को अपने प्रीवियस स्कोर से जज करना उसे कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। ये उसकी डेफिनेशन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मेजर एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग शेप इन प्राइमरी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मेजर एम क्या होता है जो शेप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए? तो डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, तो वो सही है। डेवलप स्पाशियल रीजनिंग स्किल, वो भी सही है। मेमोराइज, तो रट्टा नहीं लगाना है हमें यहाँ पे, यानी याद करना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना वगैरह है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, तो अब देखो ये जो एग्जांपल है कि द एबिलिटी टू क्रिएट, रिकॉल और इमेजिन ऑफ इमेजेस शेप्स इन आवर माइंड, एक बार बच्चे को दिखा के वो बच्चा अपने दिमाग में सोचेगा, तो ये विजुअलाइजेशन स्किल का एग्जांपल है कि एप्पल ऐसा दिखेगा तो बच्चा अपने आप में सोचेगा ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था, और इस तरह से कुछ ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये विजुअलाइजिंग स्किल है। अब स्पाशियल रीजनिंग स्किल क्या होता है? स्पाशियल के एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पोजीशन, डायरेक्शन एंड मूवमेंट रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यहाँ पे देखो बच्चा लेफ्ट राइट वो समझता है, उसे स्पाशियल रीजनिंग स्किल कहते हैं। ओके, टॉप ऐसे खिलौने आपने देखे होंगे जिसमें फिटिंग करने का गेम आता है, तो वो इसी स्किल को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। या फिर कहीं पे न्यूज़पेपर में और कटिंग में कहीं पे देखा होगा आपने बुक्स में कि यहाँ पे स्टूडेंट है और उससे घर पे जाने का रास्ता यहाँ पे जाता है, वो उसको खेलना है उसी तरह से। ठीक है, तो वो स्पेशल रीजनिंग स्किल होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसोर्स रूम फॉर अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। एक प्राइमरी मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है क्लास के लिए? यहाँ पे रिसोर्स का तरीके, तो चार्ट्स, बुक्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल हो सकता है। स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन, पेंसिल, रूलर, ठीक है, वो देखते हैं आगे। कॉन्क्रीट टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक गणित माला, टेनग्राम, 3D शेप, जियो बोर्ड ब्लॉक्स, हाँ वो भी सही है। ठीक है, TLM वगैरह। कैटालॉग्स, टीचर जनरल, अदर रीडिंग मटेरियल फॉर टीचर, तो टीचर के लिए यहाँ पे बात हो रही थी। और ये जो स्टेशनरी आइटम लाइक पेन, पेंसिल और रूलर है, वो जनरल रिसोर्सेज में आते हैं, टीचिंग के लिए नहीं आते। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, वो जनरल क्लासरूम सप्लाईज है, वो रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लास 5 स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज एंड ग्रुप डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्किल इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली हेल्प द चाइल्ड टू कंप्लीट द अबाउट टास्क। देखो बच्चा यहाँ पे जो है वो अलग अलग चीज़ों को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और यहाँ पे उसे पहचान रहा है। तो यहाँ पे कौन सी स्किल होगी जो अप्रोप्रिएट होगी? तो इंडक्शन है, ओके, डिकम्पोजिशन है, रिवर्सिबिलिटी है और क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे आंसर होगा क्लासिफिकेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। रिवर्सिबिलिटी 3+2 2+3 वाला कॉन्सेप्ट है। और इंडक्शन हम जानते हैं कि एग्जाम्पल से लेके जनरल रूल तक जाना। ठीक है, वो नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, क्लासिफिकेशन। Question number 8. Which among the following is the most appropriate activity for teaching the concept of money in daily life to primary class student? तो पैसों को यहाँ पे डेली लाइफ में किस तरह से करा सकते हैं? तो ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले एक्टिविटी है, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। विजिटिंग नियर बाय मार्केट, वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाएगी। टीचिंग द रूल्स ऑफ कन्वर्जन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, कन्वर्जन हम यहाँ पे नहीं सिखाएंगे उस तरह से, हमें पहले अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ही बनाना, अल्गोरिदम भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली ए एंड बी। 9. Which of the following is a negation of the statement all triangles are equilateral triangle? नेगेशन का मतलब क्या होता है? ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका एग्जैक्टली उल्टा देखना, यानी कि नेगेशन तरीके करना। तो देखो ए बी सी में देखते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या है? इट्स फॉल्स दैट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है, सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ी होते। तो ये हो गया नेगेशन। सेकंड देखो, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज़ नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो भी सही है कि इसके अलावा भी है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा भी। सी,
ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल, तो ये गलत है, ये नेगेशन नहीं है, यहाँ पे ए एंड बी इज द राइट आंसर। Question number 10. A child state that if line AB is shorter than CD and CD is shorter than EF, तो AB छोटी है ओके CD से, और CD भी किससे छोटी है EF से, देन AB विल बी शॉर्टर देन EF, इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, A और ये इस तरह से, ये AB, ये CD और ये EF, तो AB जो है वो शॉर्टर देन EF से होगी, तो एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मेजरमेंट की जा रही है, ट्रांजिटिव। Question number 11. Which of the following is an example of playway method of teaching counting and concept number to the children of grade 1? फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए प्लेवे मेथड में है कि टीचर ट्रैकिंग चाइल्ड टू प्ले ग्राउंड एंड मेकिंग देम रिसाइट द नंबर, रिसाइट मतलब उन्हें याद करवाना, ये गलत है, प्लेवे मेथड की बात हो रही है। अलाउइंग चिल्ड्रन टू प्ले फ्रीली, तो वो हो सकता है, आगे देखते हैं। इट मे प्रमोट नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड काउंटिंग स्किल, ये हो सकता है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। टीचर यूजिंग concrete material like pebble, tokens, beads and allowing children to play with this in guided manner, तो ये सही बैठता है दूसरे से ज़्यादा तीसरे से। तीसरा जो है ऑप्शन सेकंड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टीचर गाइड करेगा और उस तरह से उन्हें खेलने ही देना है, तो वो यहाँ पे तो फ्रीली किसी भी गाइडेंस के बिना था, इसलिए सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं। टीचर यूजिंग नंबर चार्ट एंड शोइंग टू चिल्ड्रन सीटेड अक्रॉस द क्लास यूजिंग इट पॉइंटर, यहाँ पे तो प्ले वे मेथड यूज ही नहीं हो रहा, वो तो चार्ट दिखा रहे, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 is the right answer. Question number 12. Lesson plan belongs to which phase of teaching? तो लेसन प्लानिंग है, यहाँ में प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो लेसन प्लानिंग जो है वो प्री एक्टिव में आता है। फिर पढ़ाते वक्त जो हम करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं इंटरएक्टिव, और पढ़ाने के बाद जो हमें फीडबैक वगैरह मिलता है, लेसन प्लान बीएड में आपको याद होगा, बीएड या डीएड में दिया होगा, तो उसके बाद जो फीडबैक मिलता है उसे कहते हैं पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव लेसन प्लान होता है जो पहले, फिर इंटरएक्टिव ड्यूरिंग द टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव आफ्टर द टीचिंग। Question number 13. A primary grade mathematics teacher distribute various circular cutouts, rectangular strip to different groups of students in her class. She then asks them to use material and solve the following question. तो उन्होंने कटआउट्स दिए हुए रेक्टेंगल और सर्कुलर के शेप में, यहाँ पे सम ऑफ विच फ्रैक्शन वुड मेक 1/2, तो सच क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन दिया था कौन सा 1/2 होगा, ऐसे पार्ट्स को इकट्ठा करो। ओके, तो फर्स्ट है शुड बी डिस्करेज एज इट लीड्स डेवलपमेंट ऑफ मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू फ्रैक्शन, तो डिस्करेज तो नहीं करना है। सेकंड, आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू सॉल्व एट दिस लेवल, तो टू डिफिकल्ट तो नहीं है, इसी तरह से सिखाया जाता है। ओके, थर्ड, शुड बी एनकरेज एज इट लीड्स टू मल्टीपल आंसर, यही आंसर सही होगा। क्यों मल्टीपल कैसे, तो कोई बच्चा होगा 1/2 बनाने के लिए 1/4 प्लस 1/4 यूज़ करेगा, मतलब सिंबॉलिक नहीं, पर वो 1/4 पार्ट को लेगा, 1/4 पार्ट को लेगा, तो 1/2 होगा। फिर कोई भी यहाँ पे अगर आगे और प्रोसेस है तो 1/8 वो 4 टाइम्स कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/8 मीन्स 1/2 होगा, तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, तीसरा सही है, शुड बी डिस्करेज एज अ मल्टीपल आंसर हैव नो प्लेस इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में तो मल्टीपल आंसर होते हैं, तो फोर्थ नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14. द चिल्ड्रन इन मैथ्स क्लास आर गिवन फ्यू वुडन ब्लॉक्स फॉर एन एक्टिविटी, द चिल्ड्रन केम अप विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माई मैथ बुक, उन्होंने कुछ ब्लॉक्स दिए और उन्होंने मेजरमेंट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने चिल्ड्रन ने ये सामने आंसर दिया कि माई मैथ बुक वेट मोर देन 2 ब्लॉक्स बट लेस देन 3 ब्लॉक्स। ओके, जो ब्लॉक्स दिए थे वो 2 ब्लॉक से ज़्यादा है और 3 ब्लॉक से कम वेट है। द वेट ऑफ माई पेंसिल बॉक्स इज बिट लेस देन 2 ब्लॉक्स, तो द पर्पस ऑफ अबव एक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट। तो फर्स्ट देखो, तो एंगेज स्टूडेंट इन क्रिएटिव वर्क वाइल टीचर इज बिजी, तो वो नहीं होगा। टू स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेट, यहाँ पे कुछ भी एडिशन की बात नहीं हो रही है। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे तो ऐसा कहा ही नहीं कि केजी ग्राम इस तरह से कुछ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन, टू फॉर्म द बेस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, तो यही होगा, ये बेस बना के लिए मेजरमेंट के लिए, आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट टेक्निक आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मुलेटिव असेसमेंट, फॉर्मुलेटिव असेसमेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग द टीचिंग। पोर्टफोलियोज, रूब्रिक्स, ऑब्जर्वेशन, तो ये तीनों ही फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो समेटिव असेसमेंट में आ जाता है। ओके, समेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है, तो आंसर होगा 4। ओके, तो यहाँ पे हमने 17 जनवरी का पेपर किया, 30 क्वेश्चन किए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके
बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगा 18 जनवरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए